हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुग्राबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है अबाउट जस्टिस थ्योरी बाय जॉन रॉल्स, जस्टिस थ्योरी बाय रॉबर्ट नॉजिक एंड जस्टिस थ्योरी बाय थॉमस। तो ये जो तीनों ही थिंकर्स हैं, इन्होंने अपनी अपनी टाइप से जो है जस्टिस थ्योरी को जो है डिफाइन किया है अपनी अपनी बुक्स में, और तीनों के डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट हैं जस्टिस को लेकर। तो आज के वीडियो में हम तीनों की क्या क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव है वो समझेंगे, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पीजी का एंट्रेंस हो, पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, यूपीएससी या फिर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। तो इन सभी में जो है जस्टिस थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से 100% क्वेश्चन आता है। लाइक ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी जस्टिस थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आया। वो किसी भी थिंकर से हो सकता है, वो जॉन रॉल्स से रिलेटेड होता है, रॉबर्ट नॉजिक से रिलेटेड हो सकता है, थॉमस से रिलेटेड हो सकता है, उनकी बुक से रिलेटेड और उनकी क्या थीम है। तो सारी की सारी जो आपको वीडियो है ना, पूरी एकदम ध्यान से देखनी है और जो जो मैं पॉइंट बोलूँगी उनको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हो और हमारे वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तभी मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तभी मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चल पाता है। तो फिर मुझे आगे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना। और अगर आपको हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बेसिकली इसमें जो मोस्ट फेमस थिंकर हैं जस्टिस थ्योरी के हैं वो हैं आपके फर्स्ट जॉन रॉल्स। रॉबर्ट नॉजिक ने लिबर्टेरियन व्यू से जस्टिस थ्योरी को समझाया और थॉमस ने उसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझाया है, ठीक है। तो तीनों का पर्सपेक्टिव जो है बिल्कुल अलग है, लेकिन तीनों ने ही जो है एक जस्ट सिस्टम, एक जस्ट सोसाइटी बनाने की बात की है, जिसमें कि उनके तरीके से जस्टिस किसको कहा जाएगा उन्होंने भी बताने की कोशिश की है। बिना देरी करते हैं स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जो है इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि हमने अपनी एक एंट्रेंस गाइड जो है लॉन्च करी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली इसमें मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप किया है, आईआर से लेके डब्ल्यूपीटी, आईपीटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल प्रोसेस, सब कुछ इसमें मैंने जो है कवर अप किया है। सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको देने की कोशिश की है। अराउंड 100 पेजेस की वो एंट्रेंस गाइड है और बहुत ही मिनिमल प्राइजेस पे है। बेसिकली आपको मिलेगी कैसे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक है। आप उस गूगल फॉर्म को जैसे फिल करोगे मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा और मैं आपके साथ आपकी ड्राइव पर पीडीएफ को शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑलरेडी बच्चों ने उसमें एनरोल कर लिया है। अगर आप लोग को भी चाहिए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फिल द फॉर्म, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जॉन रॉल से। ये सब मैंने जो है ऑलरेडी अपने उस गाइड में कवर अप कर रखा है। मैं यहाँ पे जो है आपको थियोरेटिकली समझाने के लिए आई हूँ, बाकी सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मेरी गाइड में मैंने ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जॉन रॉल से। ये जो साइड में आप बुक देख रहे हो, ये उनकी बुक है जिसमें उन्होंने अपना ये आइडिया दिया है थ्योरी ऑफ जस्टिस का, ठीक है। थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी बुक का नाम है, जो कि पब्लिश होती है आपके 1971 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। बेसिकली जॉन रॉल्स का क्या कहना था कि सोसाइटी में जो है बहुत तरीके की इनइक्वालिटीज़ होती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं, कुछ सोसाइटल बेस्ड होती हैं, लेकिन हमको साथ में लेकर सबको कंसीडर करते हुए एक जस्ट सोसाइटी को कैसे बनाना है, उसके लिए वो अपनी थ्योरी देते हैं किस तरीके से हम सोसाइटी को जस्ट बना सकते हैं, इनइक्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए भी, जिससे कि जो इनइक्वल लोग हैं उनका भी वर्स ऑफ ना हो और जो अच्छे लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज ना मिले, लेकिन वो भी एक जस्ट सोसाइटी में रह सके। एक तरीके से एक फेयरनेस देने की कोशिश करते हैं वो सोसाइटी को। हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस डिस्क्राइब्स अ सोसाइटी ऑफ फ्री सिटीजन्स होल्डिंग इक्वल बेसिक राइट्स एंड कोऑपरेटिंग विद इन एन इगैलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा इगैलिटेरियन। इस शब्द को समझने की बहुत कोशिश आपको करनी चाहिए और इस शब्द का मायने आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो, ठीक है। एक वर्ड होता है इक्वल और एक वर्ड होता है इगैलिटेरियन। तो इक्वालिटी और इगैलिटेरियन में एक छोटा सा ही फ़र्क है। जो इगैलिटेरियन होता है वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बारे में जो है बात करता है, यानी कि आपका जो आउटकम निकल कर आएगा उसके चांसेस सबके पास सेम होने चाहिए। और जो इक्वालिटी है वो सबको एक तरीके से ट्रीट करने के लिए बोलता है, यानी कि कोई भी रिच हो, पुअर हो, लिटरेट हो, सबके लिए वो इक्वल प्रोविजंस की बात करता है। लेकिन इगैलिटेरियन जो है आपके इक्वालिटी ऑफ आउटकम को जो है इंश्योर करने की कोशिश करता है, जिसका मतलब है कि आपको पीपल्स को जो है उनके अकॉर्डिंगली उनको अनट्रीट इक्वली, उनको जो है ट्रीट अनइक्वली करना ही पड़ेगा, तब आपको इगैलिटेरियन यानी कि आउटकम्स आपको इक्वली मिल पाएंगे,
ठीक है। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस था। बाकी इन्होंने बोला है कि हर एक सिटीजन के पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं। सो बेसिकली हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें उन बेसिक राइट्स को लेते हुए लोग आपस में कॉपरेट करके एक इगैलिटेरियन इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर रह सके। ठीक है, तो इसके लिए वो अपना एक सिस्टम देते हैं, वो है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो कभी भी जस्टिस स्टोरी पढ़ रहे हो तो आपको व्हील ऑफ इग्नोरेंस तो जो है पता ही होना चाहिए। सो बेसिकली ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस का मतलब होता है, आपको पता ही होगा, इग्नोर करना, लेकिन इस पूरा यानी व्हील का मतलब होता है पर्दा। सो अज्ञानता का पर्दा भी बोल सकते हो इसको आप एक तरीके से। तो बेसिकली जॉन रॉल्स क्या बोल रहे हैं कि एक एक हाइपोथेटिकल आपको सिचुएशन बता रहे हैं, ये कोई रियल सिचुएशन नहीं है। ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस वो अपना हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं कि जस्ट सोसाइटी बनाने से पहले उस जस्ट सोसाइटी के लिए क्या लॉज होंगे, क्या प्रिंसिपल होंगे, उसको कौन लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए वो अपना कॉन्सेप्ट देते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस का। वो बोलते हैं कि सोसाइटी के लोग जो हैं एक ऐसे अज्ञानता के पर्दे के पीछे होंगे जहाँ पर ना तो उन्हें अपने सोशल स्टेटस के बारे में पता होगा, ना ही अपनी कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी पता होगी कि क्या वो रिच हैं, पुअर हैं, जेंडर क्या है उनका, या फिर उनके पास कितनी नॉलेज है, सामने वाले के पास कितनी नॉलेज है। तो इस तरीके की जितनी भी जो चीज़ें होती हैं जो पर्सनली रिलेट करती हो जिनसे आप, वो उनको नहीं पता होगी। सो ऐसे में वो क्या करेंगे, वो जितने भी आगे के लिए लॉज बनाएंगे, जितने भी जस्टिस बनाएंगे, वो इस तरीके से बनाएंगे कि सोसाइटी के हर पीपल को जो है उससे फ़ायदा हो, क्योंकि उन्हें अपनी सिचुएशन में नहीं पता कि वो रिच हैं, पुअर हैं, लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं। तो वो जिस तरीके के जो लॉज बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे जो सब लोगों को जो है एक तरीके से फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं, कोई रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो जॉन रॉल्स क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स जस्टिस इज फेयरनेस। वो ये नहीं बोलते जस्टिस इक्वालिटी, वो बोलते हैं जस्टिस इज फेयरनेस। जस्टिस मीन्स टू बी फेयर टू ऑल दोज हु हैव बीन एन एडवांटेजेस एंड ऑल्सो दोज हु आर एट अ डिसएडवांटेजेस पोजिशन। यानी कि वो बोलते हैं कि एक इस तरीके से फेयरनेस हमको करनी है कि जो एडवांटेज पोजीशन पे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो, जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं उसको भी कोई ज़्यादा डिसएडवांटेज ना हो, दोनों को साथ में कॉपरेट करते हुए हमें एक जस्ट सोसाइटी को, एक फेयर सोसाइटी का निर्माण करना है। उसके लिए बोलते हैं कि दो प्रिंसिपल वो देते हैं कि दो प्रिंसिपल की सहायता से हम इस जो है फेयरनेस को, इस जस्टिस को जो है लेकर आ सकते हैं। सो वो दो प्रिंसिपल क्या हैं, ईच पर्सन is an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल उनका क्या है, फर्स्ट है उनका इक्वालिटी प्रिंसिपल, यानी कि हर एक पर्सन के पास कुछ बेसिक लिबर्टी होंगी जो उससे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, ये जो बेसिक लिबर्टी होंगी सबके पास समान तरीके से जो है उपलब्ध होंगी। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी अरेंज सो दैट दे आर बोथ। ये नेक्स्ट स्लाइड पे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलती हूँ। तो ये उनके दो प्रिंसिपल हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि जो इनइक्वालिटी है उनको इस तरीके से अरेंज किया जाना चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट है वो लीस्ट एडवांटेज को, यानी कि जो भी सोसाइटी में जो सबसे लीस्ट एडवांटेजेस की पोजीशन में है उसको जो है ग्रेटेस्ट बेनिफिट भी हो, और अटैच टू पोजीशंस एंड ऑफिसेस ओपन टू ऑल अंडर कंडीशंस ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और सभी के पास जो है पोजीशंस तक पहुंचने के लिए, ऑफिसेस तक पहुंचने के लिए कंडीशंस ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, जिसको वो डिफरेंस प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये उनके दो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। और उसके बाद एक कंसेप्ट आता है उनका लेक्सिकल ऑर्डर का। लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है मस्ट ऑलवेज कम बिफोर द सेकेंड, यानी कि 2B को इंश्योर करने से पहले आपका 2A जो है सोसाइटी में इंश्योर होना चाहिए, उसी के बाद जो है आप 2B को जो है ला पाओगे। तो ये होता है लेक्सिकल ऑर्डर। जस्टिस हैड टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। वो बोलते हैं कि जस्टिस जो है तीन तरीके से जो है इंश्योर किया जा सकता है। डेजर्ट, जिसको टैलेंट बोलते हैं, टैलेंट के बेसिस पे, यानी कि पोजीशंस ऑफिसेस अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो आप टैलेंट के बेसिस पे कर सकते हो, मेरिट के बेसिस पे कर सकते हो, नीड के बेसिस पे। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। बाकी ये तीन जो है उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि कंसिडरेशन में रखने चाहिए जस्टिस को सोसाइटी में प्रिवेल करते हुए। लिबर्टी एंड इक्वालिटी एज कॉम्प्लीमेंट्री। वो बोलते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी कुछ अलग नहीं है। लिबर्टी और इक्वालिटी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तभी आप जो है जस्ट सोसाइटी को बना पाओगे। और वो बोलते हैं कि जस्टिस एज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपका जो जस्टिस है, जो आपका न्याय है, वो सोशल इंस्टीट्यूशंस का सबसे फर्स्ट वर्च्यू होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिगार्डिंग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आ रखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे आ रखा है कि ऐसा किसने बोला है कि जस्टिस एज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो आपको याद रखना है जॉन रॉल्स। ठीक है, तो ये था हमारे जॉन रॉल्स। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपने रॉबर्ट नॉजिक की तरफ।
सो नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं वो हमारे रॉबर्ट नॉजिक, और जिनकी बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इस बुक में इन्होंने जो है अपना जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो इस बुक के अंदर दिया है। सो बेसिकली इन्होंने जो है लिबर्टेरियन कंसेप्ट दिया है जस्टिस का। ये एक लिबर्टेरियन थिंकर थे। सो इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी है जिसमें मैंने आपको लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, ये सारी के सारे कंसेप्ट जो है उसमें बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। ऊपर आई बटन पे लिंक क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में उसको डाल दूंगी, ठीक है। और नीचे भी आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल से भी चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने लिबरलिज्म के जितने भी टाइप्स होते हैं सबको बहुत अच्छे से समझाया था। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है, न्यूरलिज्म क्या होता है, लिबर्टेरियनिज्म क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें समझाई थी। सो यहाँ पे बस मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ ताकि आप रॉबर्ट नॉजिक को और अच्छे से समझ पाओ। सो बेसिकली लिबर्टेरियन जो थिंकर्स होते हैं वो इंडिविजुअल जो लिबर्टी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं, यानी कि वो स्टेट का इंटरवेंशन इंडिविजुअल के स्फेयर में बिल्कुल भी नहीं चाहते। बोलते हैं कि स्टेट को बिल्कुल अलग रहना चाहिए, इंडिविजुअल के मामलों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। सो एक तरीके से आप बोल सकते हो पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, जिस तरीके से सी वी मैकफरसन ने अपने इस कंसेप्ट को जो है पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के थ्रू समझाया था, तो वही पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म जो है लिबर्टेरियन का एक बेसिक कंसेप्ट है। सो बेसिकली इसका जो जस्टिस थ्योरी है रॉबर्ट नॉजिक का, उसको एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, जो कि क्या स्टेट करता है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग्स इन अ सोसाइटी इज जस्ट इफ एवरीवन इन दैट सोसाइटी इज एंटाइटल्ड टू व्हाट ही हैज़। यानी कि वो बोलते हैं कि एक सोसाइटी में जस्टिस, हम उसको तभी जस्ट सोसाइटी बोल सकते हैं जबकि उस सोसाइटी में जिसके पास जो है उसको वो होल्ड कर सके, उसको एंटाइटल कर सके। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 घर हैं, मेरे सामने वाले के पास 1 घर है, तो वो जस्टिस तभी सोसाइटी में माना जाएगा कि जब मेरे जो 2 घर है वो मेरे पास रहने दिए जाए, उसका जो 1 घर है वो उसके पास रहने दिया जाए, तभी माना जाएगा कि जो सोसाइटी में जो जस्टिस प्रिवेल कर रहा है। ऐसा नहीं है जैसे कि रॉबर्ट नॉजिक, जैसे कि जॉन रॉल्स ने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी कि मेरा कोई एक घर लेकर मेरे से किसी और को नहीं देना चाहिए, उसको इक्वल बनाने के लिए, मेरे इक्वल बनाने के लिए, ठीक है। सो बोलते हैं कि हर एक बंदे के पास जो उसके पास अपनी होल्डिंग्स है उसको अगर वो एंटाइटल कर पा रहा है तो ही जो है सोसाइटी में जस्टिस प्रिवेल हो सकता है, ठीक है। सो ही गिव्स अ लिबर्टेरियन जस्टिस, ही डज नॉट सपोर्ट वेलफेयर स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल भी जो है स्टेट का इंटरवेंशन नहीं चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो वेलफेयर स्टेट के अगेंस्ट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज बाउंडेड लेबर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि वेलफेयर सोसाइटी में, वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि जो सबसे रिच पीपल होते हैं उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है ताकि उस टैक्स की इनकम से जो पुअर लोग हैं उनका वेलबींग किया जा सके। तो बोलते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है वो एक बाउंडेड लेबर की तरह है जो कि लोगों के ऊपर जो है थोपी जाती है। स्टेट हैज़ पावर्स ओनली विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। स्टेट का जो पावर है वो सिर्फ जो है प्रॉपर्टी की रिगार्ड है, ना कि कुछ टैक्सेशन लगाने की रिगार्डिंग, ना ही उनकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उसके रिगार्डिंग है। स्टेट कैन इंटरवीन इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि जब सोशल जस्टिस जो है प्रिवेल नहीं हो रहा होगा, सोशल जस्टिस जब खराब हो रहा होगा सोसाइटी के अंदर, सिर्फ उसको प्रिवेल करने के लिए स्टेट इंटरवीन कर सकता है, लेकिन उसके सिवा जो है स्टेट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर सकता है। प्रॉपर्टी डज नॉट फॉल फ्रॉम हेवन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, यानी कि वो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी जो है स्वर्ग से उतर कर हमारे पास नहीं आई है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। प्रॉपर्टी ह्यूमन कमाता है, वो उसकी लेबर होती है, तो उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनने का हक स्टेट को नहीं होना चाहिए। उस पर ना वो टैक्स लगा सकती है, ना ही उससे छीन कर वो पुअर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। नथिंग एज अ सोसाइटी और कम्युनिटी और कलेक्टिव वेलबींग, वो बोलते हैं कि एक कम्युनिटी वेलबींग, यानी कि जो आपने देखा होगा कि संप्रदाय में जो है विश्वास किया जाता है कि लोगों को कम्युनिटी में रहना चाहिए, सोशल बीइंग बनना चाहिए। तो बोलते हैं कि कम्युनिटी या फिर कलेक्टिव वेलबींग जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, सब इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल अपने में जो है एक सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं 3 प्रिंसिपल्स ऑफ एंटाइटलमेंट, यानी कि प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए आपके पास जो भी आपकी एंटाइटलमेंट होती हैं उनके लिए 3 प्रिंसिपल बताते हैं। फर्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ जस्ट एक्विजिशन, एनीथिंग रिक्वायर्ड विद वंस ओन एफर्ट बिलोंग्स टू हिम, यानी कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल ने जितना भी कुछ कमाया है वो सब कुछ उसको बिलोंग करता है, उसमें किसी भी बाहर के पर्सन की या स्टेट की कोई भी इंटरवेंशन उसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेकेंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ जस्ट ट्रांसफर, यानी कि इट गिव्स द होल्डर द राइट टू ट्रांसफर द होल्डिंग्स एज पर हिज ओन वॉलंटरी डिसीजंस एंड दैट मेक्स इट अ जस्ट ट्रांसफर। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पिता होता है वो अपनी इच्छा से जो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटे को दे देता है, तो उसको वो बोलते हैं जस्ट ट्रांसफर, यानी कि अगर किसी ने अपनी इच्छा से, अपने वॉलंटरी डिसीजन से अगर किसी को वो ट्रांसफर किया है तो वो उस होल्डिंग को रख सकता है, ठीक है।
थर्ड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, नो वन इज एंटाइटल्ड टू होल्डिंग एक्सेप्ट द रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ 1 and 2, यानी कि बोलते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल और जो सेकंड प्रिंसिपल है, अगर इसके सिवा किसी और अन्य तरीके से किसी के पास कोई होल्डिंग्स है तो वो अनजस्ट हो जाएगी, यानी कि उसको जस्ट नहीं माना जाएगा, तब जो है स्टेट जो है इंटरवीन कर सकता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। When distribution is unjust, the principle of redistribution applies, यानी कि जगह अगर ये दोनों जो प्रिंसिपल है अगर वो जो है प्रिवेल नहीं कर रहे, किसी और तरीके से आपके पास प्रॉपर्टी जो है आप उसको हड़प रहे हो, किसी और से ले रहे हो, तो तब जो है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो है सिर्फ इस वाले केस में रीडिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है, अदरवाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन को वो पूरा का पूरा नकार देते हैं। Nozick calls Rawls distribution theory a pattern theory. To Nozick, no distribution is just, there should not be distribution at all. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉजिक हैं वो चाहते हैं कि जो पुअर लोग हैं उनका भी वेलबींग हो, उनको भी जो है एक अच्छे तरीके से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, तो बोलते हैं कि जो जॉन रॉल्स की थ्योरी है उसको वो एक पैटर्न थ्योरी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कोई भी जो है सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन से जस्ट नहीं बन सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी जो है जस्ट नहीं हो सकता है, आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है, यानी कि जिसके पास जो एंटाइटलमेंट है उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उस तक ही रहने देनी है, उसको दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सो देयर शुड बी नो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये था रॉबर्ट नॉजिक। अब हम चलते हैं थॉमस की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं थॉमस, इन्होंने दिया है अपना ग्लोबल जस्टिस, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल जस्टिस की थ्योरी किसने दी है, तो आपको आंसर मत करना है, थॉमस, ठीक है। सो ही रेजेस द मोरल क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड ड्यूटी, ठीक है। सो बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है आफ्टर वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से जिस तेज़ी से वो बढ़ा है, उसने काफ़ी सारी वर्ल्ड में जो है इनइक्वालिटीज़ को जन्म दिया है, ठीक है। उन इनइक्वालिटीज़ की तरफ जिन्होंने इस ग्लोबलाइजेशन में जो अपना योगदान दिया है, उन इनइक्वालिटीज़ की तरफ उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका भी दायित्व बनता है कि वो इनइक्वालिटीज़ को जो है ध्यान में रख करके उनका वेलबींग करें। सो बेसिकली वो ग्लोबलाइजेशन से होने वाले जो वर्स्ट इफेक्ट हैं उनको ठीक करने के लिए जो है बोलते हैं एक ग्लोबल लेवल पे, यानी कि ग्लोबली तरीके से आपको एक कलेक्टिव तरीके से कंट्रीज़ को मिलकर जो है काम करने की ज़रूरत है। refutes the rationalization of the development economist who states that poverty persists because of the domestic reasons like bad governance, sexist culture etc. तो बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट के जो इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि जो ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो ऐसा बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज इसलिए डेवलप्ड हैं क्योंकि वो जो है रैशनल हैं और उनके पास अच्छी गवर्नेंस है, उनका अच्छा कल्चर है, और जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो इसीलिए जो है डेवलप नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए वहाँ पे इनजस्टिस है क्योंकि उनके पास बैड गवर्नेंस है, वहाँ पे सेक्सिस्ट कल्चर है, वहाँ का ट्रेडिशन अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ को वो पूरी तरीके से नकारते हैं। वो बोलते हैं कि जो है जस्टिस इन दोनों ही चीज़ों पे जो है बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप कितने डेवलप हैं या फिर कितने अनडेवलप हैं। ग्लोबल ऑर्डर promoted by leaders from the rich countries and supported by the leaders of poor countries as the main reason for the persisting poverty and the social injustice। वो बोलते हैं कि जिस तरीके का ग्लोबल सिस्टम जो बनाया जा रहा है अंडर ग्लोबलाइजेशन रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के लीडर्स के द्वारा, वो जो है आपकी पॉवर्टी और सोशल इंजस्टिस को जो है बढ़ावा दे रहा है, यानी कि वो सिर्फ अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, वो पॉवर्टी एलिवेशन या फिर जो आपकी सोशल इंजस्टिस है उसको ठीक करने पे, उसको करेक्ट करने पे जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। Responsibility of achieving the global justice falls in the hands of the advantaged citizens of the affluent countries। तो बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में खास करके जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है उन सोशल जस्टिस को प्रिवेल करने का काम जो है जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके सिटीजन्स के हाथ में है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एडवांटेज पोजीशन में है, तो इसलिए उनको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथ में लेना चाहिए कि वो ग्लोबल जस्टिस को जो है मेक श्योर करें। रिफॉर्मिंग द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑर्डर, वो बोलते हैं कि हमें जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑर्डर को जो है बदलने की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि उसमें जो है आपका जस्टिस प्रिवेल कर सके, जिसको बोलते हैं ग्लोबल जस्टिस। तो ये था आपका थॉमस की थ्योरी। सो आई होप आपको तीनों जो है थ्योरीज अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको बहुत कम टाइम में तीनों की तीनों थ्योरीज़ को समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना। और अगर आपको अपनी एंट्रेंस गाइड लेनी है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है उसको फिल करना मत भूलना। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।